चलो क्वेश्चन नंबर 3 का एक पेपर 2024 नवंबर, राइट। इस टाइप का क्वेश्चन पहले बहुत पहले पूछते थे मणिपाल में, लाइक 2017-18 में एक बार पूछा हुआ है। वैसे एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन है ये। इसमें ट्रांजिएंट नहीं पूछा हुआ 2024 वाले पेपर में। हाँ, आइडियली ट्रांजिएंट पूछना चाहिए था बट पूछा नहीं हुआ। 2000t minus 25 degree, I is equals to 16 sin 2000t plus 5 डिग्री। ठीक है, ये है। और तुम्हें स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है ये, और तुम्हें क्या बोला हुआ है, सर्किट कांस्टेंट। तो यहीं पे ही बच्चे अटक जाएंगे कि भाई सर्किट कांस्टेंट होता क्या है। पहली बात तो सर्किट कांस्टेंट बेसिकली ये इम्पिडेंस को बोल रहे हैं कि क्या इसमें हम लगा रहे हैं, आरएल सर्किट है, आरसी सर्किट है, या कौन सा सर्किट है। अब देखो इस टाइप के क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करते हैं। हमारे पास V इज इक्वल्स टू V मैक्स साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस 5, ये होता है। ठीक है, तो यहाँ से अगर मैं V मैक्स की वैल्यू निकालना चाहूंगी तो हमारे पास V मैक्स की वैल्यू क्या आएगी, V मैक्स इज इक्वल्स टू 100। इसी तरह I मैक्स की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगी, 16। कैलकुलेशन के लिए हमेशा हमें RMS वैल्यू चाहिए होती है। तो तुम्हें पता है रिलेशनशिप BT में पढ़ा था, B में पढ़ा था, VRMS इज इक्वल्स टू V मैक्स बाय √2। तो VRMS की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 100 बाई √2। IRMS की वैल्यू कितनी हो जाएगी, दैट वुड बी 16 बाई, दोनों को डिवाइड कर दो, VRMS बाई IRMS, तुम्हारे पास Z आ जाएगा। ठीक है, √2 से √2 ऑल दो कैंसिल हो गया, बट एक बार शो करना है। Z का एंगल कैसे निकलेगा, यहाँ से फेजर डायग्राम बना के। फेजर डायग्राम में बनाओगे तो देखो यहाँ पे ये 0 डिग्री होता है, 5 डिग्री कहाँ बनेगा, ऊपर बनेगा। करंट का एंगल है 25 डिग्री, नीचे नेगेटिव में है तो ये कितना बनेगा, नीचे बनेगा। ये वोल्टेज का एंगल है, तो वोल्टेज और करंट के बीच का एंगल कितना हो गया, 30 डिग्री। तो Z की वैल्यू कितनी हो गई तुम्हारे पास यहाँ पे, 30 डिग्री। ठीक है, मैग्नीट्यूड जो यहाँ से आएगा 100/16 और एंगल आ गया तुम्हारे पास 30 डिग्री। अब इसमें देखो तुम्हें साफ दिख रहा है कि करंट लीड कर रहा है, करंट लीड कर रहा है ना। तो ये कौन सा सर्किट है, कैपेसिटिव सर्किट है। अगर तुम्हारे पास फेज एंगल की वैल्यू आती 90 डिग्री तो वो क्या हो जाता, प्योर कैपेसिटर। प्योर कैपेसिटर मतलब सिर्फ C है, बट यहाँ पे हमारे पास फेज एंगल की वैल्यू 30 डिग्री आ रही है, तो वो कौन सा सर्किट होगा, RC सर्किट होगा। ठीक है, अब इसको तुम रेक्टेंगुलर फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो, R माइनस JXC की फॉर्म में। वहाँ से मतलब रेक्टेंगुलर फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद R की वैल्यू आ जाएगी तुम्हारे पास और XC की वैल्यू आ जाएगी कंपेयर करके। फ्रीक्वेंसी तुम्हें दे दी, ये क्या होता है तुम्हारे पास ओमेगा टी। तुम्हें XC से C निकालना है। XC का क्या फॉर्मूला होता है, 1/ωc। XC आ जाएगा, ओमेगा 2000 हो जाएगा और ये C हो जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास XC की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, XC की वैल्यू आने के बाद तुम्हारे पास ये हो जाएगा, तुम्हारा आंसर आ जाएगा। सर्किट कांस्टेंट मतलब इन्होंने पूछा हुआ है कि क्या है, RL है या RC है, तो इसमें RC है और RC की वैल्यू निकालनी है। लेट्स स्टार्ट विद द पेपर नवंबर 2024 BT। ठीक है, इसमें व्हाट दे हैव आस्क्ड, डिटरमाइन द वोल्टेज VA and the power consumed by 250 ohm resistor. So for the power we'll have formula I square R, and for the voltage we'll have formula I into R. So ultimately we need to get the current in both the cases, right? So for calculation of current we can use it by doing mesh analysis. तो इसमें करंट देखो कैसे फ्लो रहा है, इट इज मूविंग फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, तो हमें इसी के अकॉर्डिंग डायरेक्शन लेनी है। लेट अस कंसिडर I3, दिस वन वुड बी I1 एंड दिस वन वुड बी I2। तो फर्स्ट मैश इक्वेशन इज इफ -125 I1 माइनस I2 -12 -500 I1 is equals to 0.
फर्स्ट इक्वेशन. सेकेंड मैश की इक्वेशन इज -8 -250 I2 minus I3 minus 125 I2 minus I1 is equals to 0. And third mesh की equation is -250 I3 minus I2 minus 500 I3. VA की टर्म्स में मत लेना, I1 I2 I3 की टर्म्स में लेना है, plus 12 is equals to 0. So now tell me, after solving, can we get the value for I1, I2 and I3? After solving the value of I1, I2, I3, we can get VA is I3 into 500 because I3 is current flowing across VA, and power dissipated by 250. It's 250 is in the middle branch, so it would be either I3 minus I2 or I3 minus I2 minus I3. वो देख लेना जो पॉजिटिव आए, multiplied by 250 and इसका square, right? So basically we need to get the value for I1, I2 and I3 only. ठीक है? Now this question, next question, first का भी ये 5 नंबर का क्वेश्चन दिया है. जनरली मणिपाल में 5 नंबर का देते नहीं है, बट ये इन्होंने दे दिया. This is a question of maximum power transfer theorem. So we'll have the condition of maximum power, that is V square TH divided by 4RL. And maximum power की एक और condition होती है, that load resistance must be equals to the Thevenin resistance, right? तो इसमें ओपन सर्किट करके दे दिया. कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ लोड रेजिस्टर मीन्स वी नीड टू गेट RTH, राइट? RL RTH के इक्वल है, RL निकालना है, तो इट मीन्स वी नीड टू गेट RTH. फॉर RTH व्हाट वी नीड टू डू, वोल्टेज सोर्स मस्ट बी शॉर्ट सर्किट, यही कंडीशन होती है ना, and current source must be open circuit. So let's redraw the diagram. Resistance as it is, voltage source short circuit, again resistance as it is, current source open circuit, 12.5 as it is, right? This is 10, this is 10 and this is 12.5. So all three resistors are in parallel, है ना? So RTH would be equals to 1 by RTH would be equals to 10 और 10 पैरेलल में तो 5 हो जाएगा, 5 and then RTH की वैल्यू इज 5 पैरेलल 12.5, that is equals to RTH, right? ठीक है, RTH आ गया. 10 और 10 को पैरेलल में सॉल्व करेंगे तो 5 आ जाएगा. ठीक है. अब नाउ वी नीड टू गेट मैक्सिमम पावर. तो मैक्सिमम पावर का फॉर्मूला इज V स्क्वायर TH डिवाइडेड बाय 4RL, राइट? फिर से देखो, तुम कहाँ पे खड़े हो, ए पे, और जाना कहाँ पे है, बी पे. ए से कहाँ जाओगे, सी पे, सी से कहाँ जाओगे, ई पे, ई से कहाँ जाओगे, बी पे. तो ये कितना हो जाएगा, VAC प्लस VCE VED प्लस VDB, यही आएगा. VAC 0, VCE क्या होगा, करंट निकालनी पड़ेगी ना. तो I2 इंटू 12.5, VD कितना होगा,
प्लस 30 VDB 0। तो यहाँ से I1 और I2 की वैल्यू निकाल लेना मैश एनालिसिस अप्लाई करके। -10 I1 -10 I1 -I2 +10 -10 -10 I1, ये फर्स्ट मैश की इक्वेशन। सेकेंड मैश की इक्वेशन -12.5 I2 -30 प्लस -10 नहीं है, एंड देन -10 I2 -I1 इज इक्वल्स टू 0। दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके I1 और I2 की वैल्यू आ जाएगी, एंड देन आफ्टर सब्स्टिट्यूटिंग I2 की वैल्यू ओवर हेयर वी कैन गेट VTH, दैट इज VTH। तो मैक्सिमम पावर का फॉर्मूला वी हैव, VTH की वैल्यू यहाँ पे निकाल ली और RTH की वैल्यू ये निकाल ली, तो वी कैन सब्स्टिट्यूट इट, देन विल गेट द मैक्सिमम पावर। ठीक है, देखो इसमें क्या है, हमारे पास स्टार है। ठीक है, इस स्टार को हम किस में कन्वर्ट कर देते हैं, डेल्टा में। ठीक है, ये 3 ओम एज इट इज, ये 15 ओम एज इट इज, स्टार का डेल्टा में कन्वर्ट हो जाएगा। ये 3 ओम, ये 15 ओम। ठीक है, जो भी ये वैल्यू है, ये और ये पैरेलल में, ये और ये पैरेलल में आ गए, तो इसका सिंगल सॉल्व हो जाएगा और ये तुम्हारा बनेगा। अब ये दोनों क्या हो जाएंगे, सीरीज में हो जाएंगे। ठीक है, फिर उसके साथ वो दोनों पैरेलल में। तो ये क्वेश्चन था 4 नंबर का, जो कि इजी है। अगर थोड़ा सा भी बच्चों को आइडिया है स्टार डेल्टा का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकंड का भी 6 नंबर का, दैट इज सिंगल फेज AC सप्लाई। पैरेलल का सर्किट है, इन्होंने इस क्वेश्चन में सिंगल फेज और पैरेलल कंबाइन करके ही दे दिया। इसमें इन्होंने बोला हुआ है फॉर अ सिंगल फेज AC सर्किट शोन बिलो डिटरमाइन द टोटल इम्पीडेंस। देखो ये मान लो Z1, ये मान लो Z2, ये मान लो Z3, तो ZT कितना होगा, Z2 पैरेलल Z3 प्लस Z1, ये होगा। नाउ Z1 की वैल्यू कितनी होगी, R प्लस JXL, 5 प्लस JXL। XL का क्या फॉर्मूला होता था, 2πFL, यही होता है। ये इन्होंने हेनरी दिया हुआ है, दैट मीन्स दे हैव गिवन यू L। अगर यहाँ पे इन्होंने ओम दिया होता तो वी डोंट नीड टू कन्वर्ट इट इनटू फॉर्म ऑफ XL। ओके, सो ये तुम्हें ध्यान रखना है कि हेनरी दिया हुआ तो कन्वर्ट करना है, ओम दिया हुआ तो नहीं करना। सो 2 वी नो, पाई वी नो, फ्रीक्वेंसी वी नो, L वी नो, राइट। Can we get frequency is 50 hertz, they have given। ये देखो 230 वोल्ट कॉमा 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी। तो सिमिलरली कैन वी गेट दिस XL2 एंड XC। Z1 कितना हो जाएगा, 5 प्लस JXL, Z2 is 7 plus JXL2, ये 1 लगा लो। Z3 is equals to 12 माइनस JXC। जब भी कैपेसिटर आएगा तो माइनस आएगा, इंडक्टर आएगा तो प्लस आएगा। अब इसमें तुम्हें you need to put it down the values, then you will get ZT। Now next they are asking supply current, तो I is equals to V by Z, राइट। टोटल करंट है तो टोटल वोल्टेज होगा, टोटल इम्पीडेंस होगा, टोटल वोल्टेज होगा तो 230 वोल्ट इज गिवन। टोटल इम्पीडेंस यू कैन गेट इट फ्रॉम हेयर, कैन यू सब्स्टिट्यूट इट, देन यू विल गेट टोटल करंट या सप्लाई करंट। ठीक है, नाउ दे आर आस्किंग ब्रांच करंट, लाइक सपोज दिस इज I2 एंड दिस इज I3।
हाँ बोलो, यहाँ तक ठीक है? ब्रांच करंट I2 और I3 ये निकल जाएगा। कैसे? करंट डिवीजन रूल आता है, करंट डिवीजन रूल आता है। करंट डिवीजन रूल वी कैन गेट इट, ठीक है। फ्रॉम दैट करंट डिवीजन रूल वी कैन गेट द वैल्यू फॉर I2 एंड वी कैन गेट द वैल्यू फॉर I3। तो सबसे पहले यू शुड नो कि करंट डिवीजन रूल से कैसे करंट निकालते हैं। Like suppose this is I, this is I2 and this is I3। DC सर्किट में बता रही हूँ, this is 10, this is 2, this is 4, this is 6। We can get I2। I2 कितना होगा? इसका फॉर्मूला टोटल करंट मल्टीप्लाइड बाय जिस ब्रांच में हमें करंट निकालनी है उसके अपोजिट वाला रेजिस्टेंस। तो इसके अपोजिट रेजिस्टेंस कितना होगा? 6 डिवाइडेड बाय सम ऑफ रेजिस्टर विच आर कनेक्टेड इन पैरेलल, दैट इज 4 + 6। ठीक है। अब सिमिलरली देखो I3 कैसे निकालना है? टोटल करंट मल्टीप्लाइड बाय द अपोजिट रेजिस्टेंस। अगर मुझे I3 निकालना है तो I3 के अपोजिट रेजिस्टेंस क्या है? 4 डिवाइडेड बाय सम ऑफ रेजिस्टर विच आर कनेक्टेड इन पैरेलल, दैट इज 4 + 6। ठीक है। तो अब यहाँ पे मैं बता रही हूँ कि I2 क्या होगा? I2 इज इक्वल्स टू टोटल करंट I मल्टीप्लाइड बाय द अपोजिट इम्पिडेंस। अपोजिट इम्पिडेंस क्या है? Z3 डिवाइडेड बाय Z2 + Z3। इसी तरह अगर हमें I3 निकालना है तो टोटल करंट I मल्टीप्लाइड बाय Z2 डिवाइडेड बाय Z1 + Z2। अब नेक्स्ट वी नीड टू कैलकुलेट ओवरऑल पावर फैक्टर। तो पावर फैक्टर का फॉर्मूला इज cos phi। फॉर दैट वी नीड टू गेट phi वैल्यू, राइट। phi की वैल्यू कैसे आएगी? हाउ वी कैन गेट phi? जो भी तुम्हारा टोटल इम्पिडेंस का एंगल आएगा दैट इज phi। तो इसके लिए तुम्हें कुछ भी निकालना नहीं पड़ेगा। टोटल इम्पिडेंस यू हैव ऑलरेडी कैलकुलेटेड इन द फर्स्ट पार्ट, उसका जो भी एंगल आएगा दैट इज phi मल्टीप्लाइड बाय phi दैट cos phi, देन यू विल गेट ओवरऑल पावर फैक्टर। ठीक है। नेक्स्ट यू नीड टू गेट कॉम्प्लेक्स पावर। कॉम्प्लेक्स पावर का फॉर्मूला इज S इज इक्वल्स टू P + JQ। P इज द एक्टिव पावर। ठीक है। एक्टिव पावर का फॉर्मूला यू नो VI cos phi। V पता है, I पता है, cos phi पता है। रिएक्टिव पावर इज Q। रिएक्टिव पावर का फॉर्मूला इज VI sin phi। V पता है, I पता है, phi पता है, तो sin phi भी पता लग जाएगा। दैट इज द कॉम्प्लेक्स पावर। ये 6 नंबर का क्वेश्चन आया हुआ है तुम्हारा, लेंदी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन सिंगल फेज AC सर्किट। तो इन दिस दे हैव गिवन E मतलब V। ओके। V is equals to 100 sin omega t minus 5. So we'll have the standard equation V is equals to Vmax sin of omega t plus 5. So if I'll compare the standard equation with the given equation, so Vmax की वैल्यू क्या आ जाएगी? 100, right? Omega की वैल्यू we'll get it as 2000 and phi की वैल्यू we get it as -25. Correct? इसी तरह similarly we'll have the standard equation for the current as well. I is equals to Imax sin of omega t plus phi। t की वैल्यू t ही रहेगी। यहाँ पे ये t है और यहाँ पे भी हमारे पास t है, तो इन्होंने t की वैल्यू नहीं दी हुई ना, उससे पहले ओमेगा की वैल्यू दी हुई है। ओके। सो I max की वैल्यू क्या आएगी? 16 एंड ओमेगा की वैल्यू इज 2000 एंड phi की वैल्यू इज 5 डिग्री, राइट। नाउ दे आर आस्किंग ऑब्टेन द सर्किट कांस्टेंट। सर्किट कांस्टेंट का मतलब वी नीड टू गेट इम्पीडेंस। तो हाउ वी कैन गेट इम्पीडेंस? Z इज इक्वल्स टू V RMS डिवाइडेड बाय I RMS। ओके। RMS कितना होता है? अभी अभी तुमने पढ़ा B में V max by √2 डिवाइडेड बाय I max by √2, यही होता है ना। एंड एंगल इज phi। सो V max की वैल्यू वी हैव 100 by √2, I max की वैल्यू वी हैव 16 by √2। एंड हाउ वी कैन गेट phi? Phi is the angle between voltage and current।
तो वोल्टेज का एंगल इज -25, तो माइनस है तो नीचे बनेगा, ठीक है, दिस इज 25 डिग्री। करंट का एंगल इज +5 डिग्री, तो करंट का एंगल ऊपर है तो ये 5 डिग्री। तो हाउ मच इज द एंगल बिटवीन वोल्टेज एंड करंट? दैट इज 30 डिग्री, ठीक है। सो एंगल इज हाउ मच? 30 डिग्री। तो √2 से √2 कैंसिल, 100/16 phi is the angle between voltage and current। तो वोल्टेज और करंट के बीच का एंगल कितना आ गया? 25 और 5 30 डिग्री। तो z की ये वैल्यू आ गई पोलर फॉर्म में। इसको तुम रेक्टेंगुलर फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है, r+jxl या r-jxc जो भी आएगी, फिर वहां से तुम्हारे पास r और xl की वैल्यू आ जाएगी। xl आ गया तो l आ जाएगा। कैसे आएगा? xl का फॉर्मूला होता है ओमेगा l। यहाँ पे करंट लीड कर रहा है, तो करंट लीड किस केस में करता है? कैपेसिटर के केस में करता है, तो कैपेसिटर के केस आएगा। xl का फॉर्मूला इज ओमेगा एल एंड ओमेगा का फॉर्मूला इज 2πf, तो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ही आएगा। xc का फॉर्मूला इज 1/ωc एंड इसका फॉर्मूला इज 1/2πfc, ठीक है। नाउ आफ्टर दैट नेक्स्ट क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन 3 फेज, जो हर साल आता है, 10 मार्क्स का आता है, राइट। तो 10 मार्क्स का 3 फेज हर बार कवर होता है। अगर कुछ भी नहीं आता तो 3 फेज का कोई भी क्वेश्चन मत छोड़ के जाना, 3 फेज अच्छे से करके जाना। एक बैलेंस्ड आएगा, एक अनबैलेंस्ड आएगा और एक वॉट मीटर वाला क्वेश्चन आता है। Now they said 3 identical coil with resistance is equals to 10 ohm, inductance is equals to 42 millihenry, means 42 into 10⁻³ Henry, are connected in delta। कौन सी कॉन्फ़िगरेशन है? डेल्टा, जिसमें वोल्टेज VL की वैल्यू है 440 वोल्ट। एंड तुम्हें मैंने बताया था डेल्टा के केस में लाइन वोल्टेज इज इक्वल्स टू फेज वोल्टेज एंड लाइन करंट इज इक्वल्स टू √3 टाइम्स ऑफ फेज करंट। तो VRY एज अ रेफरेंस, डिटरमाइन द फेज इन केस ऑफ डेल्टा। तो कैन वी गेट ZPH वैल्यू? ZPH का क्या फॉर्मूला होता है R और L के केस में? r+jxl होता है। R पता है? पता है। XL का फॉर्मूला पता है? पता है। 2 पता है, पाई पता है, फ्रीक्वेंसी पता है, L पता है। तो यहाँ से क्या तुम्हारे पास ZPH की वैल्यू आ जाएगी? तो हमारे पास 3 फेज में क्या फॉर्मूला होता है? VPH इज इक्वल्स टू IPH इंटू ZPH। VPH 440 है, IPH वी नीड टू कैलकुलेट, ZPH इज इन द फॉर्म ऑफ r+jxl। जो भी यहाँ से वैल्यू आएगी वो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दोगे। Then after solving can we get the value for ZPH? ZPH को सॉल्व करने के बाद, IPH को सॉल्व करने के बाद we can get phase current, right? Now they are asking the line current as well. So what is the relationship between the line current and the phase current? That is IL is equals to √3 of IPH। IPH पता है तो IL आ जाएगा, ठीक है। नाउ दे आर आस्किंग एक्टिव, रिएक्टिव एंड एपरेंट पावर। तो एक्टिव पावर का फॉर्मूला इज √3 VL IL cos phi। रिएक्टिव पावर का फॉर्मूला इज √3 VL IL sin phi एंड एपरेंट पावर का फॉर्मूला इज √3 VL IL, है ना। √3 पता है, VL पता है, IL पता है। cos phi कितना होगा? R/Z। R पता है, Z पता है, या फिर phi इम्पीडेंस का जो भी एंगल आएगा वो तुम्हारा phi हो जाएगा, वैसे कर लेना।
इम्पीडेंस को तुम पोलर फॉर्म में लिखोगे ना, यहाँ से आ जाएगा। तो इम्पीडेंस का जो भी एंगल होगा, ये स्टैंडर्ड चीज है कि इम्पीडेंस का जो भी एंगल होगा वो ही फाई होगा। सिमिलरली यू कैन गेट रिएक्टिव पावर एंड एपरेंट पावर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 फेज का AC 4 मार्क्स का। ऑब्टेन द रीडिंग ऑफ 2 वॉटमीटर मेथड टू मेजर द टोटल पावर बैलेंस डेल्टा। कौन सा कनेक्शन है? डेल्टा कनेक्शन है। इम्पीडेंस ZPH क्या है? 14 माइनस J14 है। वोल्टेज की वैल्यू VL इज इक्वल्स टू 200 वोल्ट है। फ्रीक्वेंसी इज इक्वल्स टू 50 हर्ट्स है। ठीक है, अब पूछा क्या हुआ है? पावर पूछी हुई है। तो हमारे पास इसमें होता है एक W1 और एक W2। W1 का फॉर्मूला होता है VL IL cos ऑफ 30 प्लस फाई, और एक होगा तुम्हारे पास VL IL cos ऑफ 30 माइनस फाई। ठीक है, अब VL पता है, ZPH पता है, I आ जाएगा बाय द फॉर्मूला VPH इज इक्वल्स टू IPH इंटू ZPH। VPH पता है? पता है, क्योंकि डेल्टा में सेम होता है वोल्टेज 200। IPH नहीं पता, ZPH पता है, तो यहाँ से क्या IPH आ जाएगा? ZPH दिया हुआ है 14 माइनस J14 इम्पीडेंस, IPH आ जाएगा। अब रिलेशन क्या होता है? IL इज इक्वल्स टू √3 IPH। IPH पता है तो IL आ जाएगा। हाँ, तो यहाँ पे VL पता है 200। IPH VPH इज इक्वल्स टू IPH इंटू ZPH वाला फॉर्मूला है ना, उसमें VPH पता है, ZPH पता है, IPH आ जाएगा। IPH आ गया तो IL आ जाएगा बाय दिस फॉर्मूला। IL पता लग गया cos 30 प्लस फाई। इम्पीडेंस का जो भी एंगल होगा वो तुम्हारा फाई हो जाएगा। इसको पोलर फॉर्म में कन्वर्ट कर लोगे तो इसका फाई एंगल आ जाएगा। इसी तरह W2 आ जाएगा। तो टोटल पावर कितनी होगी? W1 प्लस W2। और इन्होंने क्या पूछा हुआ है? टोटल पावर। अगर ये पावर फैक्टर भी पूछते तो पावर फैक्टर का फॉर्मूला क्या होता है? cos फाई का cos ऑफ tan इनवर्स √3 W2 माइनस W1 डिवाइडेड बाय W2 प्लस W1। ठीक है, W1 पता है हमें, W2 पता है, ये फॉर्मूला तुम्हारा हैंडबुक में गिवन है। देखो ये रिलक्टेंस का क्वेश्चन है, इसमें हमारे पास एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला होता है। क्या? MMF इज इक्वल्स टू फाई इंटू S इज इक्वल्स टू N इंटू I इज द करंट, N इज द नंबर ऑफ टर्न्स, S इज द रिलक्टेंस। S वर्ड तुम्हारे लिए नया है। जैसे इलेक्ट्रिकल के टर्म्स में हम रेजिस्टेंस देखते हैं, ऐसे मैग्नेटिक के टर्म्स में रिलक्टेंस होता है। और रिलक्टेंस का हमारे पास क्या फॉर्मूला होता है? लेंथ डिवाइडेड बाय म्यू नॉट म्यू आर इनटू एरिया। म्यू नॉट इज द परमेबिलिटी और इसकी वैल्यू फिक्स होती है 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷। फाई इज द फ्लक्स। अब इससे रिलेटेड एक और फॉर्मूला होता है, फाई इज इक्वल्स टू बी इंटू ए इज द एरिया, बी इज द मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी जो कि टेस्ला में दी होती है, और फ्लक्स की यूनिट क्या होती है? वेबर। ठीक है, ये फॉर्मूलेस यूज होंगे बस तुम्हारे इसमें। अब देखो इसमें क्या दिया हुआ है, ये एक आयरन रिंग है और उसका डायमीटर दिया हुआ है। डायमीटर कितना दिया हुआ है? 30 सेंटीमीटर। तो डायमीटर से मुझे क्या निकालना है? लेंथ निकालना है। तो अब ये सर्कल की फॉर्म में, और तुम्हें पता है कि सर्कल का सरकमफ्रेंस क्या होता है? लेंथ होगी, मतलब इसकी लेंथ होगी। तो जब भी सर्कल का सर्कल दिया होगा तो उस केस में तुम्हारा लेंथ मतलब सरकमफ्रेंस का क्या फॉर्मूला होगा? 2 पाई आर। 2 पता है, पाई पता है, डायमीटर दे दिया तो आर भी आ जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 2 पाई बाई 30/2। तो इसको सॉल्व करके आ गया तुम्हारे पास 0.3 पाई। ये 30 सेंटीमीटर है, इसको मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा स्टैंडर्ड यूनिट के अकॉर्डिंग। ठीक है, अब उसके बाद इन्होंने क्या दिया हुआ है? फ्रॉम अ सिलेंड्रिकल आयरन रोड ऑफ क्रॉस सेक्शनल डायमीटर 2.5
सेंटीमीटर। तो इन्होंने बेसिकली एक कट डाल दिया। इसमें कितना डायमीटर है इसका 2.5। जैसे पूरा 30 सेंटीमीटर का, ये देखो ये सिलेंडर शेप में दिख रहा है, इसका कट इन्होंने कितना डाला है 2.5 सेंटीमीटर का। ठीक है, तो इसके लिए मैं लिख रही हूँ, क्या लिख रही हूँ, डायमीटर ऑफ सिलेंड्रिकल रोड D1 इज इक्वल्स टू 2.5 सेंटीमीटर। ठीक है, लिख सकते हैं। उसके बाद इन्होंने डाला हुआ है सो कट, मतलब ये कट डाला हुआ है कितने लेंथ का, 1 मिलीमीटर का। तो लेंथ ऑफ एयर गैप ऐसे डिनोट करते हैं, AG मतलब एयर गैप 1 मिलीमीटर है। अ कॉइल ऑफ 500 टर्न्स, 500 टर्न्स मतलब N की वैल्यू दे दी 500, इज वाउंड अराउंड द रिंग, कैलकुलेट द करंट, करंट की वैल्यू हमसे पूछ ली, फ्लक्स दे दिया 4 मिली वेबर मतलब 4 इंटू 10⁻³ और परमेबिलिटी दे दी, म्यू आर की वैल्यू दे दी 800। ठीक है, अब देखो ये सारी चीजें जो मैंने ब्लू में लिखी हैं ये तो हमें दी हुई है ना। तो अब हमें निकालना क्या है, करंट निकालना है। और करंट के लिए मैंने तुम्हें क्या फॉर्मूला बताया था, MMF इज इक्वल्स टू फाई इंटू S इज इक्वल्स टू N इंटू I, यही बताया है। उसमें देखो करंट हमें निकालना है, ये नहीं, ये हैंडबुक में गिवन नहीं है। नंबर ऑफ टर्न्स कितने दिए हुए हैं 500, लिख लेते हैं। करंट हमें निकालना है, फ्लक्स भी हमें गिवन है, कितना है 4 इंटू 10⁻³ वेबर। अगर हमारा रिलक्टेंस आ गया तो हमारा काम बन जाएगा। तो अब हमें क्या निकालना है, रिलक्टेंस निकालना है। रिलक्टेंस तुम्हारा ये निकलेगा एक पूरा, इसका निकलेगा एक एयर गैप का। सबसे पहले रिलक्टेंस निकालते हैं एयर गैप का, उसका फॉर्मूला क्या होगा, लेंथ डिवाइडेड बाय म्यू नॉट म्यू आर इंटू एरिया, यही बताया है। एरिया दिया हुआ है, नहीं, एरिया हमें निकालना पड़ेगा, πr² करके निकाल सकते हो एरिया। ठीक है, ये कितना लेंथ है, ये 2.5 सेंटीमीटर का कट है। तो यहाँ से तुम्हारे पास डायमीटर गिवन है, तो रेडियस आ जाएगा, रेडियस पता है तो πr² से एरिया आ जाएगा। तो एरिया आ गया। एयर गैप के केस में म्यू आर की वैल्यू होती है 1, म्यू नॉट की वैल्यू फिक्स्ड है 4 पाई इंटू 10⁻⁷। लेंथ भी एयर गैप का गिवन है, कितना गिवन है 1 मिलीमीटर, राइट। तो ये कितना हो गया 0.0 मतलब 1 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाय म्यू नॉट 4 पाई इंटू 10⁻⁷। म्यू आर की वैल्यू 1 एंड एरिया तुम्हारा πr² से आ जाएगा। यहाँ तक बोलो, कोई दिक्कत। इसी तरह तुम्हारा सर्कल का, पूरे सर्कल का रिलक्टेंस आएगा, कितना आएगा, लेंथ कितनी गिवन है 0.3 पाई हमने निकाली थी, म्यू नॉट पता है 4 पाई इंटू 10⁻⁷, म्यू आर भी पता है 800, एरिया सेम जाएगा। दोनों रिलक्टेंस को ऐड कर देना तो तुम्हारे पास फाइनली रिलक्टेंस आ जाएगी, फाई गिवन है, एन गिवन है, आई आ जाएगा। थोड़ा सा डिफिकल्ट, आसान लग रहा है तो अच्छी बात है, बट हर क्वेश्चन में तुम्हें इसमें यही करना है, रिलक्टेंस निकालनी है। कुछ भी आए ना आए, रिलक्टेंस निकाल के आ जाना। और फिर यही पूछेंगे वो, या तो नंबर ऑफ टर्न्स दे देते हैं, करंट पूछ लेते हैं, करंट दे देते हैं, नंबर ऑफ टर्न्स पूछ लेते हैं। फ्लक्स डायरेक्ट दे देंगे तो ठीक है, नहीं देंगे तो वो बी की फॉर्म में देंगे, जैसे इस फॉर्म में। बस घूम फिर के तुम्हें क्या करना है, रिलक्टेंस निकाल के आनी है, और कुछ नहीं करना। ठीक है, अब नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, दो क्वेश्चन आते हैं मैग्नेटिक पे, एक तो वो और एक ये सिंपल वाला। इसमें देखो, अगर हमारे पास दो इंडक्टर कनेक्टेड हैं सीरीज में L1 और L2, सीरीज में है तो क्या फॉर्मूला हो जाएगा, L1 प्लस L2 प्लस 2M। ठीक है, और अगर अपोजिंग कनेक्शन में है, मतलब एक एंट्री पे है और एक लीविंग पे है, या एक लीविंग पे एक एंट्रिंग पे है, तो L1 प्लस L2 माइनस 2M। अब क्वेश्चन पढ़ो, इन्होंने क्या बोला हुआ है, टू कॉइल्स आर कनेक्टेड इन सीरीज। सीरीज में मतलब L1 प्लस L2 प्लस 2M इज इक्वल्स टू 250 मिली हेनरी।
250 इंटू 10⁻³ और जब उसको अपोजिट कर दिया तो कितना है 150, तो L1 प्लस L2 माइनस 2m इज इक्वल्स टू 150 मिली हेनरी 150 इंटू 10⁻³ given that inductance of one coil L1 is equals to 3 times of L2। बस 3 इक्वेशन है, L1 L2 L3 की वैल्यू निकाल, L1 L2 last 2 question based on theory, last power single line power system or operating of 3-phase induction motor। If you have any doubt in this exam then you can contact me on this number। Thank you।